चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाउ बच्चों, आज हम हमारा एक नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं। वो नया सबक है हयातियाती सालमात या हम उनको क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। हयातियाती सालमात और हम उनको क्या कह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल। ना उनको हयातियाती क्यों बोल रहे हैं या बायोमोलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली चीज कि ये जो सालमात है, ये सालमात किसमें प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसमें प्रेजेंट है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट है, या हम बोलेंगे कि ये जानदारों में। हाँ, अभी नहीं, इन्वायरमेंट में। हाँ, मतलब वो इकोसिस्टम। हाँ, मतलब वो टर्म वहां पर बायोटिक अबायोटिक वाले है ना, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हयातियाती जो सालमात होते हैं, यानी ऐसे सालमात जो किसमें मौजूद होते हैं? जानदारों में मौजूद होते हैं। आमतौर पे हम बार बार पढ़ रहे हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, फिर हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। इसी तरह से हम अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि हम बारहा ये पढ़ रहे हैं कि जो भी जानदार हैं, उन जानदार के अंदर एक जो मटेरियल है उसको हम कह रहे हैं डीएनए, साथ में क्या होता है? आरएनए। ये डीएनए आरएनए को आमतौर पर हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं हम इनको? न्यूक्लिक एसिड। वैसे ही दूसरा हम बार बार बोल रहे हैं, दैट इज प्रोटीन्स। हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन्स। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है ये किससे बने हैं? तो हम कह रहे हैं ये प्रोटीन किससे बने हैं? अमाइनो एसिड। ठीक है, इसी तरह से फिर हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में और क्या प्रेजेंट होता है? तो हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड, चर्बी, है ना। ये सारे जो मॉलिक्यूल है, इन सारे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? हयातियाती सालमात। अब चूंकि हमारा केमिस्ट्री का इतना टच नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड है, आपको मालूम है कि केमिस्ट्री होती है मीन्स जो भी सालमा होता है, यानी जो सालमा होता है या जो सालमात होते हैं, इन सालमात को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल किसका है? जौहर्स का है। किसका है? एटम्स का है ना। और फिर ये जो जौहर है ये मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं? सालमे बनाते हैं, और कई सारे सालमे मिलकर फिर वो क्या बनाते हैं? सालमात बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो सालमात जो जानदारों के जिस्म में दिखाई देते हैं, उनकी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। उनको बोला जाता है हयातियाती सालमात। तो अब हम यहाँ पर इस पूरे सबक में क्या देखने वाले? हम इसमें प्रोटीन का साथ देखेंगे। इसका मतलब प्रोटीन बनाने वाले कौन है? अमीनो एसिड। तो पूरे अमीनो एसिड की स्टडी करेंगे। इसी तरह से डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ऑलरेडी हम हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम और उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले, डीएनए कैसा बना, आरएनए कैसा बना। फिर उसके बाद हम आगे चल के प्रोटीन के अंदर एक और टाइप है, इससे पहले भी बार बार हमने बोला कि प्रोटीन, एक प्रोटीन वो है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो साख्ती इकाई है, और दूसरा प्रोटीन है जो कैटालिटिक प्रोटीन है, जो कैटालिसिस करेगा, जो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है? तो ये सारे बेसिक चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले। अब अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो ऑलरेडी जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपने पढ़ा है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर सेल डिवीजन, सेल साइकिल, वो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये समझेंगे तो आपको खुद ब खुद बाकी के जो दूसरे चैप्टर्स है, जो हमने 11, 12 पढ़ा, कि आप जैसे ये पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार मेंडल जो बात बोल रहा था जीन यानी डीएनए, जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या था एक्चुअली। तो ऐसा धीरे 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 क्या हो गया, आपके कंसेप्ट क्या होते जाएंगे? क्लियर होते चले जाएंगे। शर्त ये है कि आपको उस तरह से इसको सोचना पड़ेगा कि यार हमने वहां पर ऐसा पढ़ा था, इसका और उसका क्या लिंक है। इस तरह से अगर आप धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो कम वक्त में आपकी ज्यादा स्टडी होगी और अच्छे से स्टडी होगी। ठीक है, नाउ अब हम ये सबक को स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ।
अस्काबाजी, समझ रहे हैं ना। हम क्या कहते हैं कि हमारा जो कुर्रे हयात है, कुर्रे हयात मतलब ये देखिए, ये है ना कुर्रे हयात है। कुर्रे हयात मतलब जो बायोस्फीयर है, जो हमारी जमीन है, उसकी बात हो रही है। तो हमारी जमीन पे क्या है, जानदारों की क्या है, वसी गुनागोनी पाई जाती है। वसी गुनागोनी मतलब वेरिएशन, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बुला जाता है गुनागो तहजीब। हम बोलते हैं ना गुनागो तहजीब, अलग अलग लोग। तो गुनागोनी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। फिर हम सवाल ये उठता है कि क्या सारे जानदार एक ही कीमियाई अशिया से बने हैं? यानी जितने भी जानदार हमको दिख रहे हैं, सबके सब जिनके अंदर कीमियाई अशिया है, केमिकल्स है, क्या वो सारे ऐसे? यानी जो भी अनासिर है और जो भी मुरक्कबात से वो बने हुए हैं, वो क्या सब एक जैसे? फिर एक चीज और है कि मैंने पहले ही कहा कि अगर हमने केमिस्ट्री पढ़ा होता तो शायद हम इस बात को और ज्यादा अच्छे से समझ सकें कि अनासिरी जो तजजिया होता है, अनासिरी तजजिया मतलब केमिकल एनालिसिस। अनासिरी तज्जिया मतलब केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस का सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है? केमिकल एनालिसिस का सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में? अरे रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खा रहे हैं आप, अब बताओ बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। अरे फिर बॉडी में चले गए, मैं तो टंग की बात कर रहा हूँ, जबान पे बात कर रहा हूँ, है ना। आपने मसाले वगैरह, हाँ बहुत भारी। इमरान इमरान खाने की बातें कर रहा, जल्दी समझ जाता है ना। आपने क्या किया, सिर्फ आपके पास जो भी खाना था उसका एक लुकमा लिया, एक निवाला लिया, एक बिट आपने लिया और बिट लेके मुंह में रखा। तो आपने उतनी देर में बोला कि अम्मी इसमें नमक कम है। ये जो नमक कम है आपने बोला, बेसिकली आपने क्या किया, केमिकल का क्या किया, एनालिसिस। यानी आपने तज्जिया किया कि यार उस खाने में क्या चीज ज्यादा है, खाने में क्या चीज कम है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी कीमियाई अशिया है, उसके अंदर जितने भी अनासिर है, उसके जितने भी सालमात है, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन से केमिकल है, कौन से अनासिर है, कौन से मुरक्कबात है, वो क्या है, अनासिरी तज्जिया। ठीक है। अब अगर हमको किसी अनासिर या हमको अगर अनासिरी तज्जिया करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी नबाताती बाफ्त, यानी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी आपको प्लांट का अगर कीमियाई तज्जिया करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लांट टिश्यू लेना पड़ेगा। यानी क्या लेना पड़ेगा, नबाताती बाफ्त। अगर जानदार को करना है तो क्या लेना पड़ेगा, हैवानी बाफ्त यानी एनिमल टिश्यू। और इसी तरह से आप क्या ले सकते हैं, माइक्रोबियल पेस्ट। माइक्रोबियल पेस्ट मतलब हाँ उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रहेंगे, क्या रहेंगे वो, माइक्रोबियल पेस्ट। माइक्रोबियल पेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी माइक्रोब्स होंगे उनकी हम क्या करेंगे, उनकी एक ग्रोथ करवाएंगे, उनकी एक पॉपुलेशन होगी और उसको लेंगे और फिर उनका क्या करेंगे, हम अनासिरी तज्जिया करेंगे। अब ये तीनों में कोई फर्क है क्या, क्या फर्क है, और तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तीनों भी कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली क्या मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले जो कीमियाई मादे हैं वो कौन कौन से हैं, वो अनासिर कौन कौन से हैं जो इन जानदारों को बनाते हैं। अब ये सारे के सारे जानदार है, इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, मुशाबिहत होंगी, सिमिलैरिटी होंगी केमिकल्स के अंदर। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्लांट टिश्यू लिया, एनिमल टिश्यू लिया और किसको लिया, माइक्रोबियल पेस्ट लिया। और उनका जब हमने अनासिरी तज्जिया किया तो हमको क्या मालूम पड़ेगा, हमको ये मालूम पड़ेगा कि इनके अंदर क्या है, बहुत सारे अनासिर, और सारे के सारे अनासिर एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ, अलग अलग। कौन कौन से अनासिर है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर क्या है, कार्बन है। फिर दूसरा कौन है, वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन है। और क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ये बेसिक कंपोनेंट हमको समझ में आते हैं कि जो भी जानदार है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोबियल पेस्ट हो, हर एक के अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और उसके अलावा दीगर अनासिर की हमको क्या मिलेंगे, एक बहुत बड़ी क्या मिलेगी,
फहरिस्त मिलेंगी और इस बात को हमको समझ में आएगा कि प्लांट हो, टिश्यू हो, एनिमल हो, हर एक के अंदर ये 3 अनासिर मौजूद है और इसके अलावा जो अनासिर है वो सब इसके अंदर मौजूद है और इनके अंदर वो प्रेजेंट है, लेकिन हर एक की क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमको क्या लगेगा कि जो जानदारों की बाफ्त है उसमें से हर एक उनसर की क्या है, मिकदार फी इकाई कमियत है, यानी कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और दीगर अनासिर हो, उन सब की क्या है यहाँ पर, उन उनसर की क्या है, मिकदार फी इकाई कमियत में है। फी इकाई कमियत में मतलब पर यूनिट में है, यानी कुछ ना, जैसा हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको दूध चाहिए तो लीटर में लेंगे, गोश्त चाहिए तो किलो में लेंगे। इमरान के तेल दी बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेसिक कर देंगे यहाँ पर भी जो उनसर है उन उनसर की क्या है, फी इकाई कमियत, हर एक की स्पेसिफिक क्वांटिटी है। हर एक के अंदर हमको क्या दिखेगा, प्लांट में कार्बन है, एनिमल में कार्बन है, माइक्रोबियल पेस्ट में भी कार्बन है। यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फी इकाई कमियत, पर ग्राम वेट, पर किलोग्राम वेट, इस तरह से। ठीक नो, अगर यही तज्जिया, अब हमने जो केमिकल एनालिसिस करे, यही केमिकल एनालिसिस अगर हमने जमीन का किया, हमने किसका किया, जमीन का किया और जमीन की परत का किया, तो एक टुकड़े का अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या दिखने को मिलेगा, इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, सिमिलरिटी। जबकि जो जमीन की परत हम ले रहे हैं या जो जमीन का टुकड़ा हम ले रहे हैं जिसका हम अनासिरी तज्जिया करने वाले हैं, वो जमीन क्या है, वो जमीन क्या है, बेजान है। अब ये बेजान है, ये सारे के सारे जानदार है। जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के बाद हमको क्या मालूम पड़ता है कि जब हमने जमीन का यूज किया तो जमीन का यूज करने पर हमको क्या मिला, पहले ही जैसे सारी की सारी क्या मिली, फहरिस्त। पहले जैसे सारी फहरिस्त मिली, मतलब उसमें भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन, इसका मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर जो भी उनसर है या जो भी अनासिर है वो सबके सब क्या है, एक जैसे। हाँ, अब यही तो सवाल है। हाँ, ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग में भी क्या है, जो अनासिर है, वो अनासिर जो इनको बना रहे हैं वो चाहे लिविंग में हो चाहे नॉन लिविंग में हो, एक जैसे। पार्टिकल और अनासिर, यहां पर हम अनासिर की बात कर रहे हैं, हम सेल नहीं बोल रहे हैं। डिफरेंस क्या है, यहां पर हम अनासिर की बात कर रहे हैं, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं। सेल ये मेटाबॉलिज्म का यूनिट है, सेल ये जिंदा रखने के लिए यूनिट है। नॉन लिविंग थिंग में भी एटम्स रहेंगे, उनसर रहेंगे, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो उसको मेटाबॉलिज्म या उसके अंदर कोई रिएक्शन परफॉर्म करे, इसलिए वो चीजें नॉन लिविंग है और हमारे पास जो है वो सारी की सारी लिविंग है, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है। वहां भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बस ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक ऐसी साख्त बनाते हैं जो कि हमारे जिस्म में क्या करती है, केमिकल रिएक्शन अंजाम देती है, और ये कोई केमिकल रिएक्शन अंजाम नहीं देने वाली है। और ये जब केमिकल रिएक्शन हो रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है वो नॉन। तो बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है, बोलो इमरान बोलो, नॉन लिविंग यानी गैर जानदार, लिविंग मतलब जानदार, नॉन लिविंग मतलब गैर जानदार। तो यहां पर बात क्या हो रही है कि अगर हमने ये मालूम करना है कि जानदारों में कौन से कीमियाई मादे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जानदारों के कुछ पार्ट्स लेंगे। जैसे एनिमल का हमने क्या लिया, टिश्यू, प्लांट का हमने क्या लिया, टिश्यू, माइक्रोब का हमने क्या बनाया, पेस्ट, उसका एनालिसिस करें तो हमको ये मालूम पड़ा। फिर हमने क्या किया, गैर जानदार चीजों में किसको लिया, सॉइल, सॉइल को लिया और सॉइल का क्या किया, केमिकल एनालिसिस। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास बड़ा क्वेश्चन आ गया कि यार दोनों भी जगह सेम केमिकल है, तो फिर डिफरेंस कहां पर है, फिर ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से हम एक जगह बोल रहे हैं लिविंग और एक जगह बोल रहे हैं नॉन लिविंग। ठीक है,
तो मैं यही बोल रहा हूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल। हाँ, तो वो बात हम आगे बोल रहे हैं। ठीक ना, तो हम क्या कहते हैं, दोनों भी, तो दोनों भी जो फेरिस्ट है उनमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। बट क्या है, सही मानों में दोनों में कोई ऐसा फर्क मौजूद नहीं है। और दोनों की अगर बात करते हैं तो दोनों तरह की जो अशिया है वो कैसे है, एक जैसे अनासिर है। जमीन की बात करेंगे तो उसमें भी एक जैसे अनासिर है, और अगर बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करेंगे तो उसमें भी एक जैसे अनासिर है। लेकिन अगर हम गहरी जांच से ये पता चलता है कि दूसरे अनासिर के मुकाबले में, अब बात समझिए, दूसरे अनासिर के मुकाबले में कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी जो मिकदार है वो किसी जानदार में अर्जी परत मतलब जमीन के टुकड़े से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल पेस्ट, उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। किसके मुकाबले में, जमीन के मुकाबले में। अब ये जो क्वांटिटी कार्बन और हाइड्रोजन की ज्यादा है वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने वाले सालमात है उनको बनाने के लिए जो अनासिर ज्यादा दरकार है वो सिर्फ कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, कल जब हमने डीएनए की बात की तो डीएनए की वो जो पूरी स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियोटाइड बनाने वाली, तो चाहे वो पिंटो शुगर लो, वो किससे बनी है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। चाहे नाइट्रोजन बेस की याद रखो, उसमें सिर्फ 2 नाइट्रोजन है, बाकी सब हाइड्रोजन और कार्बन है। इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की जो तादाद होती है वो नॉन लिविंग के मुकाबले में इनके अंदर क्या होती है, ज्यादा। और ये ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये आगे चल के अलग अलग क्या बनाने वाले हैं, सालेमात। और वो सालेमात आगे चल के क्या करेंगे, अलग अलग रिएक्शन अंजाम देंगे। अलग अलग रिएक्शन अंजाम देने का मतलब है कि वो आगे कहाँ इन्वॉल्व होंगे, मेटाबॉलिज्म। कहाँ इन्वॉल्व होने वाले हैं, मेटाबॉलिज्म। याद रहेगा, कार्बन है और हाइड्रोजन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी जानदारों में। किसके मुकाबले में, गैर जानदारों के मुकाबले में क्या रहेंगे, ज्यादा। ऑक्सीजन जो रहेगा ये ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल है। इसका मतलब स्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो भी जानदार है, जानदार के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है। नाउ अब यहां पर अगर थोड़ी देर के लिए यहां पर अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं, यानी कीमियाई तरकीब का तज्जिया कैसा करें, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अगर हमको केमिकल कंपोजिशन मालूम करना है तो उसका एनालिसिस हम कैसा करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले ये है कि हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है कि अगर हमको ये मालूम करना हो कि जितने भी जानदार है उन जानदार के अंदर किस किस्म के क्या है, नामियाती मुरक्कबात। नामियाती मुरक्कबात मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, हम उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और स्पेशली ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है यहां पर हम जिनके एग्जांपल लेते हैं वो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दूसरा, फिर हम यहां पर क्या करेंगे, हमको अगर नामियाती मुरक्कबात मालूम करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग क्या करेंगे, हम रास्ते इख्तियार करेंगे। और ये अलग अलग रास्ते का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे। नाउ अब इस जवाब को अगर हासिल करना है कि इनके अंदर कौन से नामियाती मुरक्कबात है, तो हम क्या करेंगे, उसका कीमियाई तज्जिया। कीमियाई तज्जिया मतलब केमिकल एनालिसिस, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक, हम वहां पर क्या अंजाम देंगे, केमिकल एनालिसिस। फिर इस अमल के लिए फिर हम क्या करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा क्या कि हम क्या करेंगे, जो जानदार बाफ्त है वो लेंगे। जानदार बाफ्त मतलब अगर पौधा है या प्लांट है तो हमको क्या लेना पड़ेगा,
यानी प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू मतलब हम क्या लेंगे, कोई वेजिटेबल है, कोई सब्जी है, उसका टुकड़ा लेंगे। और अगर जानदार है तो जानदारों में हम किसका टुकड़ा लेंगे, लीवर, या कोई भी और चीज आप ले सकते हैं। तो अगर आपको प्लांट का तज्जिया करना है तो आप किसको लेंगे, सब्जी वगैरह का, वेजिटेबल का टुकड़ा। और अगर आपको एनिमल का करना है तो आप किसका लेंगे, लीवर का टुकड़ा ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप वहां पर क्या करेंगे, ये जो भी टुकड़ा लिया आप उसको क्या करेंगे, पीसेंगे। पीसने के लिए आप उस किसका इस्तेमाल करेंगे, मॉर्टल और पिस्टल। किसका इस्तेमाल करेंगे आप, मॉर्टल एंड पिस्टल। क्या किसका यूज करेंगे आप, मॉर्टल एंड, क्या बोलते हैं इसको, खलबत्ता बोल देंगे हमरा। हाँ बस सिंपल सिंपल याद रखने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो मॉर्टल पिस्टल है इसमें क्या करेंगे, वो जो सब्जी का टुकड़ा है वो डाल देंगे। सब्जी का टुकड़ा डाल के उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या ऐड करेंगे इसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये जब केमिकल आप उसमें ऐड करेंगे उसको आप उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पीसेंगे। उसको अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स करने के बाद हमें वहां पर क्या मिलेगा, मोटे मवाद की क्या मिलेंगी, तह मिलेंगी, जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, स्लरी। वो जो स्लरी हमको मिलेंगी यानी चिपचिपा जो मटेरियल मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आगे चल के क्या करेंगे, छान लेंगे। छान लेने के बाद क्या होगा, हमको दो चीजें मिलती है। कौन सी दो चीजें मिलती है, एक को कहा जाता है मख्तर, उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट, यानी जो लिक्विड होगा। यानी आप चाय की छन्नी होती है, चाय की छन्नी से अगर आप छानेंगे चाय को तो क्या होगा, ऊपर रह जाएंगी पत्ती, नीचे रह जाएगा चाय, यानी पानी, लिक्विड। तो नीचे जो लिक्विड है उसी को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मख्तर और फिल्ट्रेट, जो कि क्या रहेगा, तेजाब में घुलने वाली चीजें हैं। यानी ये जो नीचे मख्तर आपको मिल रहा है वो मख्तर में क्या रहेगा, सारा का सारा कौन रहेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इमरान बात को समझ ले बेटे इधर, उसमें क्या रहेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या रहेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में एसिड के साथ वो सारे अनासिर रहेंगे जो उस एसिड के अंदर आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, हल हो जा सकते हैं, मिक्स हो जा सकते हैं। और ये जो अनासिर है जो उस ट्राइक्लोरिक एसिड में मिक्स हो गए वो कहां से आए, ये जानदारों की कहां से आए, बाफ्त से, टिश्यू से, है ना। आप लोगों ने कभी घर में इस तरह के कुछ पीसे क्या, कभी घर पे ऐसा जरूरत पड़ गया क्या कि आपको कभी पीसना पड़े मसाला वगैरह, है ना, नीम के पत्ते वगैरह। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो स्लरी बनती है तो जब आप उसको मिक्स करते हैं पानी में, अगर उसको आप छानेंगे तो नीचे जो पानी मिलता है वो हरा कलर का है। पानी हरा कलर का क्यों हो गया, हाँ, जो सब्सटेंस आपने जो टिश्यू लिया था, जो बाफ्त आपने लिए थे, उसके कुछ चीजें किसमें मिक्स हो गई, इसलिए उसका कलर क्या हो गया, चेंज। समझ में आया। तो बेसिकली ये जो मख्तर है, इस मख्तर के अंदर क्या होगा, तो इस मख्तर के अंदर तेजाब होगा और साथ ही साथ तेजाब में घुलने वाली वो सारी चीजें रहेंगी जो कहां से आई रहेंगी, टिश्यू से, बाफ्त से, उस पत्ते से या उस लीवर से। ठीक है। दूसरा कि दूसरी जो चीज है वो क्या रहेंगी, दूसरी चीज जो आपको दिख रही है जो ऊपर रह गई वो क्या रहेंगी, तेजाब में नहीं घुलने वाली रहेंगी, इसीलिए वो रहेगी। जैसा चाय, जब आप चाय को छानते हैं तो क्या होता है, दूध के अंदर पत्ती से जितनी चीजें मिक्स हो सकती थी वो सारी मिक्स हो गई और वो चाय की शक्ल में आपको मिल गई। और जो चीजें उस दूध में मिक्स नहीं हो सकती थी वो पत्ती की शक्ल में आपके पास क्या होती है, छन्नी में बच जाती है। तो यहां पर भी हम वैसे ही बात कर रहे हैं कि एसिड के अंदर जितनी चीजें मिक्स हो सकती थी वो सारी की सारी आपको जब मिलेंगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, मख्तर या फिल्ट्रेट। और वो सारी चीजें जो अभी मिक्स नहीं हुई, जो अभी सॉलिड रह के बच गई, वो ऊपर वाली सारी चीजों को, उनको आप क्या बोलेंगे, रिटेंट। क्या बोलेंगे उसको, रिटेंटेड। रिटेंटेड मतलब जो बच गई, रिटेंटेड का मतलब क्या है, जो बच गई। है ना। यहां पर अगर आपने इसको फिल्टर किया तो छानने के बाद जो चीजें यहां बच जाएगी,
और यहाँ पर जो लिक्विड है उसमें जो चीजें रह जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो नीचे आ गई इन चीजों को क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे तेजाब में घुलने वाले अनासिर। तेजाब में घुलने वाले ये कौन है, अनासिर है। और ये कौन है, तेजाब में नहीं घुलने वाले, नहीं घुलने वाले अनासिर। अभी जो नहीं घुलने वाले अनासिर है इनको आप क्या बोल रहे हैं, इनको आप बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप, इनको रिटेंटेड। और जो घुल जा रहे हैं उनको आप क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट। तो चाय क्या है, फिल्ट्रेट, पत्ती क्या रह गई, रिटेंटेड, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट अंजाम दिया, इस एक्सपेरिमेंट के अंजाम देने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो फिल्ट्रेट है इस फिल्ट्रेट का क्या करेंगे, एनालिसिस। अब इस फिल्ट्रेट में क्या क्या मौजूद है हम उसकी अब क्या करेंगे और जांच करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि साइंसदानों ने क्या किया, तेजाब में घुलने वाले हिस्से से काफी सारे मुरक्कबात क्या किए, हासिल किए। तो अब वो जब उसका एनालिसिस करेंगे जो तेजाब में घुलने वाली है, तो उससे हमको क्या मालूम पड़ेगा, उससे ये मालूम पड़ेगा हमको कि जानदारों के जिस्म के अंदर कौन कौन से अनासिर मौजूद है, या जानदारों का जिस्म जो बना हुआ है वो कौन कौन से कीमियाई मादों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से हमारी स्टडी स्टार्ट हुई कि हमको ये मालूम करना था कि जो भी जानदार है उनके अंदर कौन कौन से केमियाई मादे मौजूद होते हैं, उसकी स्टडी हमको करना था। उसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, मॉर्टल पिस्टल। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोटर नहीं बोल रहा हूँ सुफियान, मॉर्टल और पिस्टल। और ये मॉर्टल पिस्टल के साथ हमने क्या मिक्स किया था, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। मरियम, तो वो तेजाब पर उसमें कैसे देखते हैं, हाँ पिक्चर भी बाकी है। ठीक ना, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया दूसरा काम, जब उनके पास वो फिल्ट्रेट आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब उस फिल्ट्रेट का एनालिसिस किया। और उस फिल्ट्रेट का एनालिसिस करके उन्होंने क्या बताया कि जितने भी सारे कार्बन मुरक्कबात हैं, क्या है, जितने भी सारे कार्बन मुरक्कबात है जो हमें कहां दिखाई देते हैं, जानदार बाफ से हासिल होते हैं, उन्होंने क्या नाम दिया, हयातियाती सालमात। उन्होंने उसको नाम क्या दिया, हयातियाती सालमात। अब ये जो हयातियाती सालमात का आइडिया आया, ये कहां से आया, ये हयातियाती सालमात का आइडिया कहां से आया, ये फिल्ट्रेट से आया। ये फिल्ट्रेट से कैसा आया, क्योंकि फिल्ट्रेट का उन्होंने क्या किया, एनालिसिस। तो एक तो इन्होंने स्टडी कहां से स्टार्ट की, इन्होंने स्टडी स्टार्ट की बाफ्त से, प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में उन्होंने क्या लिया, कोई भी पत्ते का टुकड़ा ले सकते हैं, सब्जी कुछ भी ले सकते हैं, और एनिमल से आप लीवर ले सकते हैं या कोई भी गोश्त का टुकड़ा लेंगे, उसको पीसेंगे, पीसे कर उसको किसमें डाल देंगे, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में डाल के मिक्स करके फिर उसको क्या करेंगे, छानेंगे। छानते वक्त क्या मिलेगा, छानने के बाद ये होगा कि कुछ जो लिक्विड रहेगा वो फिल्टर हो जाएगा। तो जो फिल्टर हो जाएगा वो फिल्ट्रेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग कीमियाई मुरक्कबात। और ऊपर जो रिटेंटेंट है वो रिटेंटेंट, अब जो रिटेंटेंट है उसको आप बोल रहे हैं कि ये वो सारे सब्सटेंस है जो उस तेजाब में घुल नहीं सके, और जो फिल्ट्रेट है उसको आप बोल रहे हैं कि वो सारे सब्सटेंस है जो आसानी से तेजाब में क्या हो गए, घुल गए। अब जब उनका एनालिसिस कर रहे हैं तो उनके एनालिसिस में हमने क्या डेफिनेशन दिया, हयातियाती सालमात का डेफिनेशन दिया। अब मैंने डायरेक्टली यहां पर हयातियाती सालमात का डेफिनेशन क्यों ऐड किया, क्योंकि आगे चल के हम इस बात को पढ़ने वाले हैं, इस बात को मेरे को समझाना है, इसलिए मैंने पहले ही यहां पर डेफिनेशन लिखा दिया कि जब भी हम हयातियाती सालमात बोलते हैं तो हयातियाती सालमात मतलब वो सालमात जो किससे बने हुए हैं, कार्बन। जो हाँ केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब आपने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिया और दो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, मिक्स।
हाँ, तो दूसरे केमिकल उसमें मिक्स करते हैं और मिक्स करके फिर ये मालूम करते हैं कि इसमें कार्बन का क्वांटिटी कितना है, हाइड्रोजन का क्वांटिटी कितना है, मैग्नीशियम का क्वांटिटी कितना है। तो ये सारी रिएक्शन हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। हाँ, आपने बोले सर मतलब फिल्ट्रेट मतलब सर मतलब 3 बार बोल रहे सर। बहुत बढ़िया है यार। अब वापस से पूछ दो क्या पूछना चाह रहा है। पहले तो ये समझा कि तू पूछना क्या चाह रहा। आपने बोले सर हाँ, अरे दीवाने, फिल्ट्रेट का मतलब होता है फिल्टर करना, छानना, और फिल्टर करके जो चीज तुमको मिलेंगी उसको आप क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। फिल्टर करने के बाद जो चीज मिलेंगी उसको आप क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। समझा? हाँ हाँ, तो मैंने वही बताया कि जब आप फिल्टर करेंगे उसके बाद जो चीज बचेंगे आप उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। रिटेंट एंड में जो चीजें बचेंगी वो चीजें वो रहेगी जो किसमें घुली नहीं है, तेजाब में। तो हम क्या करेंगे अब अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करना आपके लिए लिक्विड में ज्यादा आसान हो गया या सॉलिड में? लिक्विड में। इसलिए हमने किसको सेलेक्ट किए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपने को है ना चाय से मतलब रहता, वो पत्ती से और वो छन्नी में मट्टी वो जो मलाई है उससे मतलब रहता है क्या? नहीं, अपन उसको ढाक क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना। वैसे इन्होंने भी क्या करे, उसको ढाके फेंक दी। सिर्फ किसका एनालिसिस किए, फिल्ट्रेट का। हाँ, अभी जी तुम कुछ और बोल रहे थे, कौन सा वाला? नहीं, उसको मैंने छोड़ा है, बताओ इधर। हाँ ठीक है, तो ये जो है ये पूरा 12वीं वाला है कि आला सानवी दर्जात, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जानदारों की अगर बात करते हैं इमरान, है ना, टिट्रेट, फिल्ट्रेट, ये सारे वर्ड अगर आए तो इसका मतलब एक जैसा नहीं रहता। याद रखना कि अगर फिल्टर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है ना। हालांकि जानदारों के अंदर अगर हम बात करते हैं, सुफियान तुमको कुछ पूछना है क्या? बोलते बोलते रह गए तुम। हाँ, जो बच रहा है उसको बोलेंगे रिटेंटेड। क्या बोलेंगे उसको, रिटेंटेड। अभी मैंने बोला ना। हाँ, नहीं समझ में आया मेरे, तो होंगे कहीं तो भी इधर आजू बाजू जैसे इमरान ने दूर से वापस आ जाएंगे ना। हालांकि जानदारों में क्या होता है, हालांकि जानदारों में गैर नामियाती उनसर और मुरक्कबात भी होते हैं। गैर नामियाती उनसर मतलब, गैर नामियाती उनसर इनऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसा हमने कहा ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और वैसे ही क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, गैर नामियाती क्या होते हैं, अंशर भी होते हैं, गैर नामियाती मुरक्कबात भी होते हैं। और हम लोग इसे कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है, अलग अलग क्या हो यहाँ पर कंपोनेंट मौजूद है, उसको बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि इनके पास क्या होते हैं, गैर नामियाती उनसर होते हैं। और ये जो होते हैं ये एक छोटी सी मिकदार में जानदार बाफ में क्या होते हैं, लेकर उसको क्या कहते हैं, रखा जाता है। तो नॉर्मली अगर हमको इनको मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो भी जानदार चीज है अगर हमको उसको तजुर्बा करना है या उसका एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने से पहले क्या करते हैं हम, अगर हमको ये एनालिसिस करना है कि उसके अंदर कौन कौन से गैर नामियाती मुरक्कबात है, कौन से गैर नामियाती उनसर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यहां पर हम एक छोटे सी जो भी अज़ू है, जो भी बाप थे, उसकी मिकदार लेते और उसको क्या कर देते हैं, सुखा देते। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में और ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क है? पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम ये मालूम करना चाह रहे थे कि वहां पर कौन से नामियाती मुरक्कबात है, और अब हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, इनऑर्गेनिक यानी गैर नामियाती। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर हमको मालूम करना है तो उनको सुखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको सुखा देंगे तो आप मेटाबॉलिज्म के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहां पर अब आपको इनका मेटाबॉलिज्म नहीं समझना है, बल्कि आपको यह समझना है कि वो जो नामियाती मुरक्कबात बने, उन नामियाती मुरक्कबात को बनाने वाले गैर नामियाती मुरक्कबात कौन है, यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बनाने वाले कौन से कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से है।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप उन टिश्यू को लेंगे और उनको आप क्या करेंगे, पहले सुखाएंगे, चाहे वो लीवर हो चाहे वो सब्जी हो या पत्ता हो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सारा उसमें से क्या करेंगे, पानी क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो भी बचेगा वो सबका सब क्या होगा, खुश्क वजन कहलाएगा, ड्राई वेट कहलाएगा। यानी अब पीछे क्या बचा, उसके अंदर कोई वाटर वगैरह नहीं है। अब जो भी चीज बची हुई है वो सारी की सारी कैसी है, खुश्क, ड्राई। और ये जो ड्राई वेट है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब अगर इस बाफ्ट को हम जलाते हैं तो जलाने की वजह से क्या होगा, जलाने की वजह से ये होगा कि वहां पर जितने भी कार्बन मुरक्कबात हैं उन कार्बन मुरक्कबात का क्या हो जाएगी, तकसीर, और तकसीर होकर क्या हो जाएगी, वो गैस की सूरत क्या कर लेंगे, इख्तियार कर लेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे पानी की भाप है, और इस तरह से वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी आपने बेसिकली क्या किया, आपने ये कहा कि सारे कार्बन मुरक्कबात हैं, वो सारे कार्बन मुरक्कबात है जो कहां पर होते हैं, जानदार बाफ्ट में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हयातियाती सालमात। लेकिन आपको ये मालूम करना है कि कार्बन के अलावा वहां कौन कौन से मुरक्कबात है। तो अगर ये मालूम करना है तो आपको सबसे पहले किसको निकालना पड़ेगा, कार्बन को। हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर किसके हैं, कार्बन के। अब कार्बन के अलावा कौन है, अगर ये मालूम करना है तो सबसे पहले आपको किसको निकालना पड़ेगा, कार्बन। तो आपने क्या करे, उसको जैसे ही जलाए तो जलाने की वजह से क्या हो गया, पूरा कार्बन निकल गया। अब आप पीछे जो बचा हुआ है उसका क्या करेंगे, एनालिसिस। तो फिर आपको समझ में आएगा कि कार्बन के अलावा यहां पर कौन कौन प्रेजेंट है, समझा। तो इसका मतलब जो हयातियाती सालमात होते हैं उनमें मैक्सिमम तादाद किसकी होती है, कार्बन की, और उसके बाद फिर कुछ और मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक मटेरियल की स्टडी किया, फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए। ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो भी पार्ट है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, उसको उन्होंने कहां पर मिक्स किया, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, और वहां उन्होंने एनालिसिस करा, और उस एनालिसिस के बेसिस पर उन्होंने बोला कि जितने भी जानदार हैं उनमें क्या होते हैं, कार्बन मुरक्कबात। मैंने उसके एक एग्जांपल भी दिया, जैसा हमने डीएनए में पढ़ा, तो डीएनए में हमने क्या पढ़ा, उसकी जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा तादाद किसकी है, कार्बन की। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि इसके अलावा भी कुछ मुरक्कबात है जो कौन से हैं, इनऑर्गेनिक। तो उनकी स्टडी कैसे करेंगे, तो उनकी स्टडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही सब्जी, वही लीवर, लीवर मतलब जिगर, जिगर मतलब कलेजा या कलेजी, इमरान समझ में आया नहीं आया, है ना। उसको लेंगे आप और उसको क्या करेंगे, सुखा देंगे। सुखाने की वजह से उसमें जितना भी पानी है वो सब, पीछे क्या बचा, खुश्क मास्क, और उस खुश्क मास्क में क्या रहेगा, कार्बन। लेकिन आपको कार्बन की जरूरत, इसलिए आपको कार्बन को निकालना है, तो आप उसको क्या करेंगे, जला दें। जलाने के बाद पूरा कार्बन वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के फॉर्म में निकल जाएगा। अब जो पीछे चीजें बचेंगी जिसको आप राख कह रहे हैं, ऐश, उस ऐश का आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उस ऐश का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको फिर ये बातें मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब जो भी बचेगा उसको आप क्या कहते हैं, राख कहते हैं, ऐश कहते हैं। इस राख में आपको क्या देखने को मिलेगा, गैर नामियाती मुरक्कबात। क्या देखने को मिलेंगे, गैर नामियाती मुरक्कबात, जिसको आप क्या कह रहे हैं, इनऑर्गेनिक उन्सर, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह आपको क्या होंगे, मिलेंगे। ये जितनी भी गैर नामियाती मुरक्कबात है, कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सारे के सारे कौन है, गैर नामियाती मुरक्कबात। अब पानी वगैरह अगर उनकी बात करेंगे तो फिर वो वापस से हम कहां चले जाएंगे, नामियाती मुरक्कबात। फिर यहाँ पर और गैर नामियाती जो मुरक्कबात है, मसलन सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह, ये हमको कहाँ मिल रहे थे, तेजाब में घुलने वाले हिस्से में मिलते हैं। इसका मतलब आपके पास दो चीजें, एक तो ये है कि आपको अगर एनालिसिस करना है रिटेंटन, तो आप रिटेंटन का एनालिसिस ज्यादा आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई।
घोलना पड़ेगा ना, उसको ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, दो तरीके इस्तेमाल किए। एक, जब उन्होंने सुखाया तो उसमें उनको क्या मिले, गैर नामियाती, जो कौन थे, कैल्शियम मैग्नीशियम। और जो गैर नामियाती दूसरे मुरक्कबात मिले उनको, वो कहाँ मिले, तेजाब में घुलने वाले हिस्से से। इससे उनको बात समझ में आई कि यहाँ पर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फेट भी है, और क्या है, फॉस्फेट वगैरह अनासिर है। अब हमने ये जान लिया कि अनासिरी तज्जिए से अनासिर की बनावट का क्या हो सकता है, पता लगाया जा सकता है। फिर इतना ही नहीं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, तफाअली ग्रुप। तफाअली ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप, है ना। क्या रहता है मौलाना, फेल, फाइल, है ना, मफूल, याद आ रहा है। तो से बना हुआ तफाअली। तफाअली मतलब काम करने वाला, फंक्शन करने वाला। ठीक है, तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसा कल भी हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था डीएनए के स्ट्रक्चर में, वो सर आरएनए एंजाइम। तो मौलाना रुक जा, कल पढ़े थे ना हमने स्टार बॉन्ड। तो ये जो ये रहता है ना, ओ डैश, ओ डैश, ये जो है इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाता है इसको, फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, स्टर। क्या नाम है, स्टर। फिर ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप जैसे एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, अल्डिहाइड, और डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, कंपाउंड है, जिसका हम क्या रख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्या याद रखना है कि जब हमने ये पूरा केमिकल एनालिसिस किया, तो इस केमिकल एनालिसिस के जरिए हमने नामियाती, गैर नामियाती, सिर्फ नामियाती गैर नामियाती नहीं, बल्कि उनके अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से मुरक्कबात एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, है ना। आज सर ने आपको केमिस्ट्री में क्या बताया, और रिएक्शंस वगैरह बताए होंगे, तो कुछ फॉर्मूले बताए होंगे, कुछ स्ट्रक्चर बताए होंगे, अल्कीन, अल्केन, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बताए गए। सर ने क्या बताया वो बताओ मेरे को। थोड़ा सा बताया था। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ये वगैरह बता दी क्या, ठीक है चलो। तो इससे एक बात सिर्फ इतना समझना है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं। नाउ अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या करेंगे, ये इल्म हयातियात की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसेस और अमीनो एसिड वगैरह में उनको क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड ग्रुप है, जैसा कल हमने कहा, हमने कल क्या कहा कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो किससे जुड़ेगा जाकर, पेंटोस शुगर। तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, इन दोनों को जोड़ने वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा, एक देगा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, दूसरा देगा हाइड्रोजन। एक फॉस्फेट जो आया, फॉस्फेट किसी और के साथ जुड़ा, तो ये जो फॉस्फेट ने ऑक्सीजन दिया, और फॉस्फेट के उस ऑक्सीजन को नाइट्रोजन, फॉस्फेट के उस ऑक्सीजन को जो कार्बन नंबर 3 है, उस कार्बन नंबर 3 ने एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज हुआ, वो एक्सचेंज किसका हुआ, फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ रहे, और जुड़ने की वजह से हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे क्या बनते हैं, नामियाती मादे बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस, और क्या कहते हैं, फैटी एसिड। तो ये जितने भी हमारे पास हम जिनको हयातियाती सालमात बोल रहे हैं, ये सारे के सारे हयातियाती सालमात कौन है, ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इन ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक। गैर नामियाती मादों से क्या बनते हैं, नामियाती मादे। और ये नामियाती मादे एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे जिस्म में क्या अंजाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब तहव्वुल, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, तहव्वुल। तहव्वुल मतलब मेटाबॉलिज्म, कुछ चीजों को बनाना, कुछ चीजों को तोड़ना। ऐसा हमने पढ़ा ना, मेटाबॉलिज्म मीन्स एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, याद आ रहा है। तो इसी मेटाबॉलिज्म को उर्दू में क्या बोला जाता है, तहव्वुल। तहवील अलग चीज है, तहवील में ले लेना मतलब घेरे में ले लेना, ठीक है, वो एक अलग वर्ड हो गया। यहाँ पर है तहव्वुल। तहव्वुल मतलब मेटाबॉलिज्म। क्या
सो गया था इमरान? ठीक है ना। अब सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिस बायोमोलिक्यूल्स की या जिस हयातियाती सालमे की हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन है? अमीनो एसिड। कौन है? अमीनो एसिड, या आमतौर पे उसको बोला जाता है अमाइनो एसिड। क्या बोला जाता है इसको? अमाइनो एसिड। हम बार बार ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड ना। अगर आप देखेंगे तो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों के मिलने की वजह से आपको एक नई साख्त मिलने वाली है, एक नया स्ट्रक्चर मिलने वाला है। यहां पर उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? अमाइनो एसिड। हाँ इमरान, ये अपन ने देखे ना इमरान अभी पीछे जो टेबल था, बस वो देखने के लिए ही था, उसका टेंशन नहीं है। ठीक नो। अब हम क्या करें कि यहां पर जो अमाइनो एसिड है, ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड ऐसे नामियाती मुरक्कबात है। इसका मतलब अमाइनो एसिड कौन है? अमाइनो एसिड कौन है? नामियाती मुरक्कबात है। और ये जो नामियाती मुरक्कबात है इनके अंदर क्या है? इनके अंदर दो ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है अमीनो ग्रुप और दूसरे को कहा जाता है एसिडिक ग्रुप। एक को क्या कहा जाता है? अमीनो ग्रुप, और दूसरे को क्या कहा जाता है? एसिडिक ग्रुप। और यहाँ जो एसिडिक ग्रुप है वो कौन सा है? कार्बोक्सिल। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो कि एक ही कार्बन पर, कहां पर होते हैं? एक ही कार्बन पर पाए जाते हैं, या हम बोलेंगे कि एक ही कार्बन पर आके एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? एक ही कार्बन पर एक दूसरे के साथ आके क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? एक नया कंपाउंड बनाएंगे। यानी जब दो चीजें अलग अलग होती है, जब वो जुड़ती है तो वो फिर क्या करती है? एक नई चीज बनाती है। तो वैसे ही यहां पर हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड ये क्या है? नामियाती मुरक्कब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से बना हुआ है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अमीनो ग्रुप से दूसरा एसिडिक ग्रुप के जुड़ने से बना है। और ये कहां आके जुड़ रहे हैं? ये आके जुड़ रहे हैं एक कार्बन पे, और जिस कार्बन पे ये आकर जुड़ते हैं उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहा जाता है उसको? अल्फा कार्बन। अब चूंकि केमिस्ट्री का आपका बैकग्राउंड इसमें थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए आपको ये बात थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल जा रही है, लेकिन हमने सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि अमाइनो एसिड में कितने ग्रुप होते हैं? दो। कौन कौन से दो ग्रुप होते हैं? अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में भी यहाँ पर क्या नाम है? कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या नाम है? कार्बोक्सिल ग्रुप। याद रहेगा, इसलिए इन्हें कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड। क्या कहा जाता है इनको? अल्फा अमीनो एसिड। अब यहां पर क्या है, ये क्या कर सकते हैं? ये मीथेन की जगह लेते हैं, और इनमें क्या होती है? चार सब्स्टिट्यूट ग्रुप, यानी चार यहां पर क्या होती है? वैलेंसी की क्या होती है? पोजीशन होती है। यानी अगर आपने यहां पर एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 में से क्या हो गया? यहां पर जो दो ग्रुप है, 4 में जो दो जगह पे वैलेंसी है, तो उसमें से एक ग्रुप यहां से हटा दो, ये दूसरा, और इसकी जगह आप क्या अटैच कर दो? यहां पर अटैच कर दो कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहां अटैच कर दो अमीनो ग्रुप। तो इस तरह से क्या हो गया कि इसकी दो जगह की वैलेंसी क्या हो गई? फिल हो गई। तो आप ये बोल रहे कि नॉर्मली जब आप CH4 बोलते हैं तो ये कौन होता है? मीथेन। तो मीथेन में आपने क्या कर दिए? मीथेन में दो जगह पर आपने किसको ऐड कर दिया? अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। और जिस बीच के सेंटर कार्बन पे आपने इन दोनों ग्रुप को अटैच किया हुआ, वो कार्बन क्या बन गया आपका? अल्फा कार्बन। बात समझ में आ रही है? तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा चेंज होता है। और फिर हम ये कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं? इस मीथेन के अंदर चार अलग अलग सब्स्टिट्यूट आप लाने वाले। तो दो सब्स्टिट्यूट तो हमको मालूम है, एक है अमीनो ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप। इस तरह से आप क्या करते हैं? चार की जो वैलेंसी है वो क्या करती हैं? मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और उससे फिर आपको क्या मिलेगा? एक नया साख, जिसको आप नाम क्या दिया हुआ है? अमाइनो एसिड। नाउ अब हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है आर ग्रुप। क्या होता है? आर ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर है आर ग्रुप, एक जगह पर है अमीनो ग्रुप, एक जगह पर है कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक जगह पे क्या रहेगा?
हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा? ये है स्ट्रक्चर है बेसिक अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये चार चीजें रहेगी। क्या क्या चार चीजें रहेंगी? एक रहेगा अमीनो ग्रुप, एक रहेगा कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा रहेगा हाइड्रोजन और एक रहेगा आर। आर बेसिकली क्या होता है? आर आप रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर आप कोई भी दूसरा ग्रुप लाकर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसकी वजह से ये अमीनो एसिड का नाम क्या होता रहेगा? तब्दील होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आर का नाम आर है। आर की जगह आप क्या कर सकते हैं? दूसरे ग्रुप वहां ऐड कर सकते हैं। वहां आप मीथेन लाएंगे, इथेन लाएंगे या वहां एरोमेटिक रिंग लाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता रहेगा? नाम चेंज होगा। ठीक है, हम आगे अभी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो आर ग्रुप है, जो क्या होते हैं? हाइड्रोजन हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और आर ग्रुप है, जो कि हर एक अमीनो एसिड के लिए क्या होते हैं? मखसूस है। ये जो आर ग्रुप है, यानी ये जो आर ग्रुप है, ये हर अमीनो एसिड के लिए क्या है? मखसूस है। यानी ये जो आर ग्रुप है, ये क्या होता रहेगा? चेंज। तो जिस मतलब अलग अलग अमीनो एसिड में सिर्फ कौन मखसूस रहेगा? आर ग्रुप। बाकी की, और दूसरी चीज की आर ग्रुप क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। लेकिन बाकी की जो जितनी भी चीजें कैसी रहेंगी? एसिडिक। ये हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। नाउ यहां पर जो आर ग्रुप्स है, उसकी बुनियाद पर अमीनो एसिड क्या होते हैं? बहुत सारे अकसाम के होते हैं, अलग अलग साफ्ट के होते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग क्या होते हैं? टाइप्स के होते हैं। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो अमीनो एसिड है उनमें कितने टाइप्स है? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो अमीनो एसिड है उसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन वो अमीनो एसिड जो कहां पर पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं। वो सिर्फ कितने हैं? 21। कितने हैं? 21। और इनका जो आर ग्रुप है, वो आर ग्रुप क्या होता रहेगा? चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर आर ग्रुप कौन हो? हाइड्रोजन, तो उस अमीनो एसिड का नाम क्या रहेगा? ग्लाइसिन। क्या रहेगा? ग्लाइसिन। इमरान, अपन ने लास्ट कितने अमीनो एसिड के नाम पढ़े हुए अभी तक? कौन कौन से? ग्लू, बोल, वेल, ग्लूटामिक एसिड। क्या है? ग्लूटामिक। याद आ रहा है ना? हाँ, अब इधर ध्यान दो। हमने जो चार नाम पढ़े थे ना, वो यहाँ तुमको मिलने वाले, सिर्फ याद दिलाने के लिए बोला। तो अगर आर की जगह, इस आर की जगह आप क्या ऐड कर दे? हाइड्रोजन, तो नाम क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अगर आर की जगह आपने क्या ऐड कर दिया? मिथाइल ग्रुप, यानी क्या ऐड कर दिया? CH3, तो नाम क्या बन जाएगा? एलानिन। अगर आपने हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐड कर दिया, आपने क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोक्सिल मिथाइल, तो नाम क्या बन गया? सेरीन। तो बेसिकली क्या बताना है? बताना यह है कि यहां पर जो आर ग्रुप है वो हर अमीनो एसिड के लिए क्या है? मखसूस है। अगर आर ग्रुप आपने हाइड्रोजन ऐड करा तो उस अमीनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप आपने क्या ऐड कर दिया? मिथाइल ग्रुप, तो उसका नाम क्या है? एलानिन। और अगर आपने आर ग्रुप की जगह क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? सेरीन अमीनो एसिड। क्या नाम बनेगा? सेरीन अमीनो एसिड। इमरान, हाँ समझ गया मैं, ठीक है, सेरीन अमीनो एसिड। नाउ फिर हम ये कहते हैं कि इन अमीनो एसिड के अंदर क्या है? इन अमीनो एसिड की कीमियाई और तबई खुसूसियात अमीनो कार्बोक्सिल और आर तफालु ग्रुप की वजह से होती है। यानी इनकी जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, इनकी अलग अलग जो साख्त है, यानी ये केमिकल लेवल पे किस तरह से काम करेगा, फिर इसका शेप जो रहेगा वो शेप किस तरह से होगा, तो वो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड होगी? वो डिपेंड होगी अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और आर का जो फंक्शनल ग्रुप है। आर का फंक्शनल ग्रुप मतलब वहां पर कौन सा वाला ग्रुप ऐड हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि वो अमीनो एसिड का कीमियाई केमिकल साख्त कैसी होगी और उसका दूसरा तबई साख्त। यानी तबई साख्त का मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये आर ग्रुप डिसाइड कर रहा है। फिर हाँ, फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़े ना हमने, फाइल मफूल, है ना? हाँ, तो उसको बोलते हैं फेल। फिर अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप,
अमीनो और कार्बोक्सिल की जो तादाद है उसकी बिना पर जो अमीनो एसिड है, जैसे ग्लूटामिक एसिड, अब यहाँ पर है ना थोड़ा सा स्पेलिंग उन्होंने गड़बड़ कर दिया, ग्लूटामिक एसिड या हम कहते हैं बेसिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो अमीनो ग्रुप है उसके नंबर की बेसिस पर आप क्या करेंगे, अमीनो एसिड को एसिडिक और बेसिक इस दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि जो अमीनो एसिड है उन अमीनो एसिड में कितने अमीनो ग्रुप है और उस अमीनो एसिड में कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है, उस बेसिस पर उनको हम किसमें डिवाइड करेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया? तो जिसमें जितने ज्यादा अमीनो ग्रुप होंगे वो उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आप बोलेंगे बेस, और जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा यानी निगेटिव चार्ज होगा उसको आप बोलेंगे एसिडिक। अभी क्या है कैसा है इसको आगे हम मौलाना देखने वाले, ठीक है, ज्यादा दिमाग अभी लगाओ मत। दूसरा, जैसे यहां पर जो अमीनो एसिड है एसिडिक अमीनो एसिड, उस एसिडिक अमीनो एसिड का एक एग्जांपल कौन है, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक अमीनो एसिड का एक एग्जांपल क्या है, लाइसिन। फिर कुछ जगह पर यह होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों के नंबर क्या होंगे, बराबर, तो उसकी वजह से जो अमीनो एसिड बनेगा वो कौन सा बनेगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड, उसका नाम क्या है, वैलीन। क्या नाम है उसका, वैलीन। मैं समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, तुम्हारा चेहरा देख के मेरे को समझ में आ गया, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर क्या होगा, यहां पर फॉर एग्जांपल ये देखिए यहां पर है H3N CH C डबल बॉन्ड O H और यहां पर कौन आ गया R, ठीक है। अब यहां पर एक अमीनो ग्रुप है और एक क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप के नंबर और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर बराबर है, तो अब इस तरह का जो अमीनो एसिड होगा उस अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। अब एक और अमीनो ग्रुप है आपने लिया, ठीक है, यहां पर C, आपने C डबल बॉन्ड OH और यहां पर है R। अब यहां पर जब ग्रुप ऐड हुआ तो उस ग्रुप के साथ एक और क्या ऐड हो गया, अमीनो ग्रुप। तो यहां पर अमीनो ग्रुप कितने हो गए, दो अमीनो ग्रुप होने की वजह से यहां पर चार्ज कितने हो गए, दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, इसलिए अब इसकी कंडीशन क्या हो गई, बेसिक। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, नहीं तो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेसिक अमीनो एसिड का, दैट इज लाइसिन का। तो दो अमीनो ग्रुप आ गए और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप एक हो गया और दो क्या हो गए, अमीनो एसिड, यानी निगेटिव चार्ज वाला एक हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाले दो हो गए, तो आप उसको क्या बोले, बेसिक। वैसे ही तीसरा स्ट्रक्चर है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दो है उस पर जा रहे मौलाना अपन, ये आगे है ना, ठीक है। तो अब यहां पर निगेटिव चार्ज दो हो गए, तो अब यहां जो अमीनो एसिड रहेंगे वो कौन रहेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। कौन से रहेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। यानी हम ये बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड को हमने तीन बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी वो है जिसको हम बोल रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरी कैटेगरी हम बोल रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। और ये जो कैटेगरी है, तीन कैटेगरीज में हमने जो डिवाइड किया वो किस बेस पे डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। जहां पर अमीनो ग्रुप के नंबर ज्यादा होंगे वो हो गए बेसिक अमीनो एसिड, जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर ज्यादा होंगे वो हो गए एसिडिक अमीनो एसिड, और जहां पर अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों के नंबर बराबर होंगे वो हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो टोटल अमीनो एसिड हमारे पास कितने प्रोटीन में, तो अमीनो
टोटल अमाइनो एसिड के नंबर हमारे पास कितने हैं? 21। और वो 21 को कितने टाइप में डिवाइड करें? 3 टाइप नंबर। बड़ा फर्क है किस्में और तादाद। इंसानों की किस्में 3 तरह की है, मेहनत करने वाले यार तुम लोग को आदत होगी अब इसकी कलर की। अरे बाप रे, बच्चों ने इतने मैसेज करे यार। साजिदा, अक्सा, इन लोगों सना। ठीक बच्चों, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? ये इधर पढ़ाने के चक्कर में तुम लोग याद ही नहीं। फातिमा, अक्सा, सना, साजिदा। ठीक ठीक, चलो ठीक। दोनों बराबर नंबर है तो न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो बेसिक, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो एसिडिक। ठीक है ना? अब हम कल इसी तरह से एक और बेस्ट एग्जांपल है जो पीएच की बेसिस पर इनको पढ़ा जाता है, कल उसकी बात करेंगे। कल आते वक्त इसको और थोड़ा सा अच्छे से घर से आते आते पढ़कर आइए। कोशिश ये करिए कि इससे पहले कि अभी अगर एक पूरा पेज अगर पढ़कर आ सकते होंगे तो वो भी पढ़ के आइए, ताकि कंसेप्ट और क्या हो सके, फास्ट क्लियर हो सके। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या बताए थे? बेसिक